हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट की तैयारियों पर चर्चा की और इस दौरान नगर निकायों की वित्तीय स्थिरता पर विस्तार से चर्चा की गई। आज की बैठक में बजट पर मेयर्स और अधिकारियों के साथ सीएम ने चर्चा की और सुझाव मांगे। बैठक में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक के खत्म होने के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता करते हुए बैठक को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं ताकि स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जो बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। रियलिस्टिक बजट उनका बने अभी रियलिटी के नज़दीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको ज़रूर मिल जाए ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहे और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड्स जितना उनकी इनकम है उसमें से ज़्यादा विकास के काम वो करवा सकते हैं। 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है, बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने हाथ में रखें। वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहाँ स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज़्यादा बढ़े इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से यमुनानगर के रादौर के गांव गोमथला राव में स्थित इनकलाब मंदिर में स्थापित महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा का आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीद हमारे देश की धरोहर हैं। मेरा सौभाग्य है कि आजादी के आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा का मेरे द्वारा अनावरण किया गया। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस मौके पर इनकलाब मंदिर के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को शहीदों का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। शहीद मंगल पांडे, उनकी आज प्रतिमा का अनावरण किया गया। मैं बधाई देता हूं इनकलाब शहीद स्मारक चैरिटेबल ट्रस्ट को और उनके सभी पदाधिकारियों को कि वो शहीदों की याद को ताजा रखने के लिए, शहीदों को सम्मान देने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं।
और स्थान स्थान पर शहीदों के स्मारक लगा करके शहीदों को अपना नमन कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो आज भी संवैधानिक रूप से उनको शहीद का दर्जा सरकार की ओर से नहीं मिला है। ऐसे सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, उनको शहीद का दर्जा संवैधानिक रूप से मिले, ये मेरा प्रार्थना भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय परिसर में सेक्टर 21 के सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही हिसार रोड और पुराना सब्जी मंडी रोड पर दुकानों के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास कर जिला वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 21 में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की लागत से निर्मित महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। सामुदायिक केंद्र के भवन का कुल क्षेत्र 86,675 वर्ग फुट है, जिसमें से 23,500 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र है। इस भवन में 1500 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए मुख्य और अन्य हॉल बनाए गए हैं। नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में अब दंत रोग विभाग के सर्जनों की टीम ने पीजीआई की तर्ज पर टूटे जबड़ों में प्लेट डालकर सही करने का काम शुरू किया है। हादसे और चोट लगने से टूट चुके जबड़ों की सर्जरी करके पहले की तरह कारगर बनाने में यहां के सर्जन लगे हुए हैं। छावनी सिविल अस्पताल में शुरू इस सेवा का लाभ उठाने के लिए जबड़ों की समस्या से जूझ रहे मरीज अंबाला से ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी आना शुरू हो गए हैं। सर्जरी करने का श्रेय सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ईश्वर गोयल और डॉक्टर गौरव शर्मा को मिला है। मैं बताना चाहता हूं कि स्पेशलिस्ट मुख्य शल्य चिकित्सक स्पेशलिस्ट होने के नाते जो हम यहाँ रूटीन डेंटल हेल्थ सर्विसेज के अलावा यहाँ चेहरे से संबंधित हर तरह की चोट, हर तरह की पैथोलॉजी, जैसे कि चेहरे में रसौली होना, कोई ट्यूमर होना, कैंसर होना, उन सब का इलाज हम लोग यहाँ पूर्ण रूप से कर रहे हैं। चूंकि अंबाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस बहुत आते हैं। एक्सीडेंट के केसेस चेहरे और जनरल बॉडी से संबंधित होते हैं, जिनमें चोट लगी होती है, हड्डियों का टूटना होता है। चेहरे की हड्डियों का टूटना हम लोग यहाँ पर उसका पूर्ण रूप से सफल ऑपरेशन, तार बांधकर ऑपरेशन कर पूर्ण रूप से इलाज करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मेरे मुंह में छाले थे और ठीक नहीं हो रहे थे, कहीं से यहाँ से ही ठीक हुए हैं। 1 हफ्ते बाद इंजेक्शन लगे हैं 4 और उसके बाद मेरा मुंह ठीक हो गया। ऐसे तो मैंने एस्टीमेट नहीं लगाया कितना आया, अब ठीक है। डॉक्टर गौरव शर्मा, इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट करा और अच्छे से ठीक है, पहले से बहुत बेटर। ओपीडी हमारे यहाँ चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर ईश्वर गोयल है जी, मैं यहाँ पे ओरल सर्जन हूँ। हमारी जो डेली की ओपीडी है 130 से 140 तक हम डेली पेशेंट देखते हैं। अब जो डेली के रूटीन के प्रोसीजर हैं, जैसे हम जाड़ों को भरना जी, आरसीटी है, जैसे जो दांत ज़्यादा खराब होता है हम उसमें आरसीटी करते हैं, और जो मसूड़ों का इलाज भी पूरी प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है, हम यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम एक डेंटल इम्प्लांट होता है जी हमारे, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। शायद हफ्ते से 10 दिन में वो शुरू हो जाएगा, जिसकी बाहर कॉस्ट 40 से 50 हज़ार तक कॉस्ट है। यहाँ पे सिर्फ हमारी लिमिटेड कॉस्ट, हमने सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट रखी है। वो सर्जरी बिल्कुल फ्री है, वो 3 से 4 हज़ार रुपये का इम्प्लांट पेशेंट को कॉस्ट करेगा। मेरा नाम रोहित है सर, मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। मेरा एक हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था नवंबर में, तो उसके बाद मैं दिसंबर की 21 तारीख को यहाँ पे आया था सर। उसके बाद मेरा 2 जगह से फ्रैक्चर था मुँह पे, उसके और ये आंख भी नहीं बंद हो रही थी, मतलब ये हिल ही नहीं रहा था पूरा मुँह, और अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। खर्चा सर बिल्कुल भी नहीं आया।
झज्जर जिले के 3 शहरों में जल्द ही तीसरी आंख का पहरा होगा और इसके लिए आपको बता दें प्रपोजल जो है वो तैयार है और जैसी अनुमति मिलती है तो उसके बाद जिले के 3 शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन के अनुसार झज्जर जिले के शहर बहादुरगढ़, बेरी और झज्जर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। तीनों शहरों में 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डीएसपी राहुल देव शर्मा के अनुसार इन तीनों ही शहरों में पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए बाकायदा स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। प्रपोजल बनकर तैयार है जिसे अप्रूवल के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। जैसे ही सरकार से इसकी अनुमति मिलती है तो उसके बाद इन सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी के स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश टास्क फोर्स के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि जन सहयोग, जन भागीदारी और प्रशासनिक सक्रियता के साथ ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। महज प्रशासन की सक्रियता से स्वच्छता की अलख नहीं जग सकती। ऐसे में देश प्रदेश को स्वच्छता के मामले में अव्वल बनाना है तो हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेहतर रैंकिंग लाने के लिए आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के तहत रेवाड़ी जिले की मीटिंग बैठक रखी गई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से वो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी वो सब इस बैठक में रहे और ये मेरा 2 दिन का प्रवास था। कल फरीदाबाद और पलवल, आज नूह, रेवाड़ी और नारनौल, इस प्रकार की ये बैठक अधिकारियों के साथ की और इसमें स्वच्छता अभियान तो जो है हमारा व्यवहारिक विषय है, प्रतिदिन का विषय है। रिव्यू के साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं इसको और कैसे हम अपने प्रदेश के अंदर बेहतर करें, अच्छा करें, इसके लिए सबको मोटिवेट किया गया और सभी अधिकारियों को ये आदेश, निर्देश और अपील की गई कि इसको एक सामाजिक आंदोलन बनाएं, सामाजिक अभियान बनाएं। जब तक ये सामाजिक अभियान नहीं बनेगा, जब तक इस मिशन के साथ जन जन को नहीं जोड़ा जाएगा और व्यवहार से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हमें बदलाव दिखाई नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते हैं और हमारे हरियाणा के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री। घरोंडा में जन स्वास्थ्य विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्यूबवेल ऑपरेटरों और अपने आरएमआई स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार 1 दिवसीय कार्यशाला लगाई जिसमें जल संरक्षण के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटरों और मैकेनिकल स्टाफ को संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया। ऑपरेटरों और आरएमआई स्टाफ के सवालों के जवाब भी अधिकारियों ने दिए। अधिकारियों ने ट्यूबवेल ऑपरेटरों से ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। और पब्लिक हेल्थ की जो वाटर सप्लाई है उसकी जो गुणवत्ता को लेके विभाग लगातार काम कर रही है। जैसे अभी हमारी जो करनाल में लैब है वो स्टेट लैब बन गई है, 1.5 साल हो गया उसको, और मोबाइल वैन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोबाइल वैन के थ्रू गांव में जाके लोगों के द्वारा ही उनके सामने सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। 20 से 25 मिनट में लगभग सैंपल का रिजल्ट आ जाता है। अभी वो वैन कैथल में चल रही है और उसके बाद करनाल में आएगी। और इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो H2S किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी की गुणवत्ता को लेके, ताकि लोग अपने पानी को खुद ही टेस्ट करें। वो किट के माध्यम से भी हम लोगों को समझाते हैं कि पानी जो विभाग के द्वारा सप्लाई हो रही है वो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ ही जो ट्यूबवेल पर हम OT किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑर्थोटोलोडिन किट, जिससे हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर भी समय समय पर बैक्टीरिया की जाँच करते रहते हैं ताकि लोगों को साफ़ पानी पहुँचाया। हमारा ये जो कार्यक्रम था, 1 दिवसीय कार्यशाला थी हमारी ये। इसमें हमारा जो RME स्टाफ है, जैसे ऑपरेटर्स हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जो विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको एक प्रकार से ये मोटिवेशन की कार्यशाला थी हमारी। इसमें हमने सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग दी है कि कैसे कैसे आपने अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाना है, अपनी ड्यूटी को करना है। ट्यूबवेल की सप्लाईज़ के बारे में बताया,
और मोटर्स के बारे में बताया, स्टार्टर के बारे में बताया, फ्यूज़ वगैरह कैसे लगाने हैं, ये सभी चीज़ें से हमने इनको अवगत कराया, इनको ट्रेनिंग दी है। और ये जो आज की हमारी कार्यशैली है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे स्टाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। और ऐसे ऐसे मौके, ऐसी ऐसी कार्यशालाएँ भी फ्यूचर में मैं यही बोलूँगा कि ये होती रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो स्टाफ है वो सभी के लिए फ़ायदे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्जी आईडी देकर पासपोर्ट बनवाने के मामले की आंच अब अंबाला तक पहुंच गई है। पुलिस अधीक्षक अंबाला जश्नदीप रंधावा ने चौकी नंबर 5 के सब इंस्पेक्टर मुंशी और छोटे मुंशी को सस्पेंड किया है, जबकि अन्य 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच की आंच गिरी है। एसपी अंबाला ने पुलिस वेरिफिकेशन नियमों में बदलाव करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले की तस्वीर घर के बाहर खड़ा होकर खींचने के भी आदेश दिए। उनका कहना है कि इससे जांचकर्ता को अब वेरिफिकेशन वाले के घर जाना ही होगा। इसी के साथ 2017 के बाद बने सभी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की जा रही है, क्योंकि अंबाला में बने पासपोर्ट के तार करनाल प्रकरण से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबाला सिटी अंबाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक आदित्य कुमार के शख्स द्वारा फेक पासपोर्ट बनाया गया, जिसकी हमारी सिक्योरिटी ब्रांच द्वारा वेरिफिकेशन की गई और वो पासपोर्ट नकली आइडेंटिटी के ऊपर बनाना पाया गया, जिसके अंतर्गत हमने सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर 420 और 468-71 फॉर्जरी और चीटिंग का मुकदमा हमने दर्ज किया है। और इसके अलावा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसके अंदर वेरिफिकेशन की थी, उनके खिलाफ हमने विभागीय जांच आरंभ की है। सर, कितने लोग हैं ऐसे जिनको सस्पेंड किया गया और विभागीय जांच की गई? जो छोटे मुंशी और जो जिस आईओ ने वेरीफाई किया था उनको सस्पेंड किया गया, और बाकी अन्य 2 और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच आरंभ की गई है। सर, ये आगे भी जांच जारी रहेगी? हम पिछले 1 साल के जितने भी पासपोर्ट जारी हुए हैं उन सब की हम दोबारा से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और उसमें जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे तो आपके संज्ञान में डाले जाएंगे। सर, इसमें वेरिफिकेशन का कोई नया तरीका भी इख्तियार किया जाएगा? हमने अभी लेटेस्ट आईडी देकर ये पासपोर्ट बनाने का जो मामला है वो लगातार इस तरह से सामने आ रहा है, और फर्जी आईडी देकर पासपोर्ट बनवाने का जो मामला है उसमें अब आपको यहां पर बता दें कि 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच की आंच गिरी है। वहीं फतेहाबाद के नाडोड़ी गांव में पराली के भूसे में रात को अचानक से आग लग गई, जिसके लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर अधिकारी रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को उनके पास कॉल गया कि पराली के भूसे में आग लग गई है, और उसी वक्त फायर ब्रिगेड अपनी गाड़ियां लेकर आग बुझाने के लिए पहुंचे। ये कारणों का तो अभी तक पता नहीं चला किस कारण से लगी है, और रात को लगभग 12:15 बजे आग लगी है। ये सूचना मिली है फायर ब्रिगेड को जी। 112 नंबर से कॉल आई थी और बताया कि नाडोड़ी से गोल्ड रोड पे ITI के पास पराली की गांठों में आग लगी हुई है जी। तो कार्य अभी चल रहा है। फतेहाबाद से 2 गाड़ियाँ, बुन्ना, भट्ठू, टुहाना, रतिया, जाखल, दारसुल से लगभग 9 गाड़ियाँ मौके पे पहुंच रही है जी। तो कितनी मुशक्कत से आग को बुझा लिया गया है या अभी चल रही है कार्रवाई आग बुझाने की? आग बुझाने की कार्रवाई अभी चल रही हुई है जी। तो अभी तक इसके कारण का पता नहीं लगा है। किसका था ये भुस्सा? यहाँ पर किसी जमींदार का था या फिर किसी कंपनी के द्वारा लिया हुआ? ये सुखविंदर एग्रो
कंपनी है कोई सुखबीर एग्रो की, उसका है। आज यहाँ पर धानों की जो पराली है भूसे में आग लगी हुई है। पिछले काफी समय से फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियां यहाँ लगातार इस आग को बुझाने में लगी हुई है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। पराली का जो भूसा होता है उसमें ये आग जो है लगी हुई है। काफी लंबे समय हो गया है, 5 से 6 गाड़ियां लगातार मशक्कत के बाद भी इसको नहीं बुझा पा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पराली का भूसा है जिसमें आग लगी हुई है, और यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है और आग को बुझाने की लगातार कोशिश जारी है। ये देखिए, ये भूसा है पराली का, इसमें ये जो आग प्रज्वलन हो रही है। यहाँ पर अधिकारी जो खड़े हैं और जो यहाँ के सामान्य लोग खड़े हैं उनसे हम जानना चाहेंगे किस कारण से ये जो आग जो है लगी है यहाँ पर। ये हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से जानना चाहेंगे क्या कहना है इनका, क्या कारण था इस आग का लगने का। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। जी आपका नाम? मांगीराम। मांगीराम जी, क्या कारण है ये है आग लगी है, क्या कारण हो सकता है? कोई पता नहीं भैया, क्या पता क्या कारण है। जी आप यहाँ स्थानीय पड़ोसी हो? ना मैं रहता हूँ, गाँव में हूँ जी। तो यहाँ पर अभी इसका कारण का पता नहीं है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा की गांधी कॉलोनी में बिजली के खंभे में करंट आ जाने से 35 वर्षीय सुशीला नामक महिला की उस समय मौत हो गई जब वह सुबह ड्यूटी पर जा रही थी। मृतक महिला के 3 बच्चे बताए जाते हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इसी महिला के ऊपर थी। इस हादसे के बाद लोगों ने जाम लगा दिया और मृतका के बच्चों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खंभे से लटक रही तारों को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते महिला ने आज अपनी जान गंवा दी। ये सुबह ड्यूटी के लिए गई थी 6 बजे। सुबह बारिश हो रही थी तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, हमें तो 8 बजे मालूम पड़ा है ऐसे ऐसे वहाँ पड़ी हुई है। यहाँ से अड़स पड़ोस के आए, बोले देखो जरा मैं अपनी मिसेज कहाँ है कैसे है। जाके जब देखा हमने जब पहचाना है। क्या उम्र हो गई? 36 साल लगभग, 35-36 साल। ओखला। यही है जो प्रशासन की लापरवाही है, बिजली विभाग है जो भी है जिनकी वजह से ये हुआ है हादसा। आज हमारी मिसेज साथ है, कल वो बच्चे हैं, स्कूल है, मंदिर है, किसी पानी भर रहा था। पानी से बचने के लिए साइड से लेकड़ी ना तो इसका पैर नाली में चला गया। इसने सपोर्ट लेने की तार पकड़ी, उस तार में करंट था क्योंकि जो मेन बिजली का वो है मीटर का बॉक्स वो बिल्कुल नीचे, तार नंगी पड़ी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसके बाद हमने एसडीओ साहब ने, अभी आपने पुलिस अधिकारी से बात करी, एसडीओ को सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक फ़ोन कराया, कोई अधिकारी नहीं आया। पर पुलिस का महकमा सुबह 6:30 बजे से ही वहीं था, पुलिस महकमा था, पर उन्होंने फ़ोन कराया, कोई अधिकारी नहीं आया। और भैया फिर आने के बाद उसने कही ये खंभा क्या है, नया खंभा लगने के बाद भी बिजली का खंभा नहीं हटाया गया। अब एसडीओ बदल गया, अधिकारी बदल गया, हमें नहीं पता, पर जब हमने कही थी कि भैया इस लोहे वाले खंभे को हटा दे, है कमाल ऐसी बात थी, पर उन्होंने कोई खंभा नहीं हटाया। अब ये 35-36 साल की महिला, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या निर्वाह होगा। हमने तो एसीपी साहब हैं, रमेश चंद जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और जो मुआवजा सरकार की तरफ से होगा वो हम दिलवाएंगे। हमारी तो यही है। 11वीं की सूचना आई थी कि भाई एक औरत के करंट लग गया गांधी कॉलोनी में और मौके पर नाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर हम वहाँ गए थे तो स्थानीय निवासी ये बता रहे हैं कि भाई हमने काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं बिजली महकमे में, लेकिन बिजली महकमे ने केबल को ठीक नहीं किया। तो आज ये औरत वहाँ से निकली, इसका पैर फिसलने से वो उसको केबल के हाथ लग गया जिससे इसकी करंट लगने से मौत हो गई। स्थानीय निवासी बिजली महकमा को मौके पर बुलाने की कह रहे थे, जो हम काफ़ी बार उनके पास फ़ोन किया, जो काफ़ी बार संपर्क करने के उपरांत एक्शन साहब से बताई। जब एक्शन साहब ने जेई साहब को मौके पर भेजा, जेई साहब से स्थानीय निवासी ने बात करके बिजली का जो वहाँ पर नंगा है उनको ठीक करने का आश्वासन दिया है और डेड बॉडी को हम यहाँ ले आए हैं। जो बिजली महकमा के लापरवाही के कारण ये घटना घटी है उनके। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर स्थित सद्भावना अस्पताल के बाहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए स्कूटी सवार महिला को उड़ा डाला। हालांकि संयोग से महिला की जान बच गई और उसे तुरंत ही घायल अवस्था में सद्भावना अस्पताल भर्ती करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शी हरबंस सिंह ने बताया कि घटना शाम 6 बजे के आसपास की है, जब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। आसपास के लोगों ने महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचित किया। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरा नाम हरबंस कुमार है जी। यहाँ पर शाम को 6:30 बजे एक गाड़ी और एक स्कूटी में टक्कर हुई, जो कि मौके पे लड़की को चोट लगी है। लड़की को सामने हॉस्पिटल में रेफर कराया गया और काफ़ी चोट लगी थी लड़की को। तो कब की घटना है ये?
कल शाम 6:30 बजे की है जी। तो टक्कर कैसी हुई थी? टक्कर बहुत भयानक हुई है सर। लड़की की चोटें आई हैं ज्यादा? यस सर, लड़की की बहुत चोटें आई हैं, लड़की बहुत चिल्लाई। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज।